उसका ऐसे नहीं। क्योंकि वो नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अपना ये चालू हो जाएगा। यही पे दिखता है ना सर, इको आएगा। इको आएगा ना, है ना। ऐसे ऐसे नहीं, पलटा लो ना सर, आप यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से अलग है क्या सर? नहीं, एक ही है। इस पे का जब पूरा शेयर चालू हो जाएगा ना, अच्छा इस पे स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो हो गया ना, पूरा ये आ रहा है, ये ना? सब यूट्यूब पे आ रहा है, बराबर। आना शुरू हो ठीक है, गया। इसको ये वाली बटन दबाना सर, धीरे धीरे। ठीक। 5 मिनट रुकते सर, अभी शुरू किया ऐसे 3 मिनट हो गए, 2 मिनट बाद शुरू करते फिर से। वापस किधर है? 3 years। अरे कमलेश, जाने दो। नहीं, ये है ना, इधर से होगा ना। म्यूट है ना अभी? नहीं, आवाज़ म्यूट नहीं हुआ, मैं इसको म्यूट कर देता।
मैंने सर हेलो हेलो तेरी आवाज़ नहीं उड़ा रही तू आवाज़ चल भैया हेलो हेलो हम्म. हेलो इथे बोला ना तुम्ही, इथे बोला ना. हाँ बोलता नहीं सर तुम्हाला आलो या ऐकू आलं का हॅलो 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 हां येत आहे का आवाज इकडे बोला ना. हेलो हेलो आता आला आता आला. हेलो अभी इसको डायरेक्ट नहीं करना अभी स्क्रीन शेअर कोणतं हे होतं ना आता काहीच नाही करायचं हां ठीक आहे चलो शुरू हो गया सर हाँ. तुम्ही बंद करून ठेवलं, मी तुम्हाला म्हटलं तुम्ही चालू करा. चालूच आहे हां चल आता सुरूच राहू दे. चल शुरू गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. चल ठीक है शुरू. आ रही देखा इस पे क्यों नहीं आ रही? नहीं इस पे भी आ रही हाँ हो आ रही आप सिर्फ बात करो सर, ठीक आप टेंशन हो गया आ गया ठीक. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. कोई एक थोड़ा सा रिप्लाई करके बताओ तो आवाज़ आ रही है क्या, ऑडिबल है कि नहीं है? आ रही सर इसमें भी इसमें देखो आ रही चैट में. ठीक ओके. तो आई वेलकम यू ऑल इन दिस ओरिएंटेशन ऑफ ENT surgeons and microbiologists on VPD and AFP surveillance. Okay. तो ये बेसिकली पर्टिकुलरली ENT सर्जन्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए ये प्रिपेयर किया गया है आज का सेशन. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि VPD सर्विलेंस मतलब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस का जो सर्विलेंस है उसमें ENT सर्जन्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या रोल हो सकता है और AFP सर्विलेंस में ENT सर्जन्स का क्या रोल हो सकता है. ओके. तो VPD सर्विलेंस में लगभग 25 ऐसी डिजीज़ेस आती है जिनको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें उन सब के ऊपर में डिस्कशन नहीं है. ये 3 जो डिजीज़ेस है DPT, मैंने सर डिप्थीरिया हेलो. पर्टुसिस और तेरी न्यूनेटल आवाज़ नहीं उड़ा रही टिटेनस. तू हाँ चल भैया चल शुरू कर हेलो हाँ हेलो. विवेक से ज्वाइन हो गया इसलिए इथे बोला ना तुम्ही, इथे बोला ना. हेलो. सर तुम्हाला आलो या सर अगर विवेक से अगर आप ज्वाइन हो गए होंगे तो सर तो आप म्यूट कर लीजिए प्लीज़ सर. हेलो इसको भेजे होंगे आपने हेलो हाँ कौन बोल रहे हैं? हेलो बोला ना. हाँ हेलो हेलो आता आला आता आला. हेलो अभी इसको डायरेक्ट नहीं करना अभी स्क्रीन शेअर कोणतं हे होतं ना हॅलो वो सर किसी का आवाज आता काहीच नाही करायचं हां ठीक आहे एक मिनिट सर. हेलो चलो शुरू हो गया सर बोलो हाँ तुम्ही बंद करून ठेवलं, मी तुम्हाला म्हटलं तुम्ही चालू करा. तो इस VPD सर्विलेंस में हम सभी 25 या उसके आसपास हाँ, जो चल, आगे शुरू वैक्सीन कर दो. प्रिवेंटेबल डिजीजेस है उन पर डिस्कशन नहीं हाँ, करेंगे. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. ठीक है शुरू. आ रही देखा इस पे क्यों नहीं आ रही? नहीं इस पे भी आ रही हाँ हो आ रही आप सिर्फ बात करो सर, आप टेंशन हो गया आ गया गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. कोई एक थोड़ा सा रिप्लाई करके बताओ तो आवाज़ आ रही है क्या, ऑडिबल है कि नहीं है? आ रही सर इसमें भी आ रही चैट में. ठीक ओके. तो आई वेलकम यू ऑल इन दिस ओरिएंटेशन ऑफ ENT surgeons and microbiologists on VPD and AFP surveillance. इसको सर छोटा इसका आवाज़ कम कर देते हैं Basically यहाँ पे वो आ रही सर पर्टिकुलरली ENT सर्जन्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए ये प्रिपेयर किया गया है आज का सेशन. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि VPD सर्विलेंस मतलब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस का जो सर्विलेंस है उसमें ENT सर्जन्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या रोल हो सकता है
और AFP सर्विलेंस में ENT सर्जन्स का क्या रोल हो सकता है। तो VPD सर्विलेंस में लगभग 25 ऐसी डिजीजेस आती है जिनको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें उन सब के ऊपर में डिस्कशन नहीं है। ये 3 जो डिजीजेस है DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और न्यूनेटल टिटेनस। चल भैया, चल शुरू कर। हेलो, हाँ हेलो, विवेक से ज्वाइन हो गया इसलिए। हेलो सर, अगर विवेक से अगर आप ज्वाइन हो गए होंगे तो सर तो आप म्यूट कर लीजिए प्लीज़ सर। हेलो, इसको दीजिए होंगे अपने। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? हेलो, बोला हेलो 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 अभी इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, अभी स्क्रीन शेअर करून तुम्ही हे हॅलो आता काहीच नाही करायचं। हां ठीक आहे, एक मिनिट सर। हेलो, चलो शुरू हो गया सर। बोलो। हाँ तो इस VPD सर्विलेंस में हम शुरू कीजिए सर, डायरेक्ट हो जाएगा अभी आएगा। हाँ, तो इस VPD सर्विलेंस में हम डिस्कशन करेंगे DPT पे, मतलब डिप्थीरिया पर्टुसिस और न्यूनेटल टिटेनस पे। ये सर्विलेंस अपने यहाँ पे जुलाई 1, 2019 से स्टार्ट हुआ है। नहीं नहीं सर, ये 3 तो पहले डिप्थीरिया के बारे में पासिंग का लग रहा था सर। पहले हम डिप्थीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन पर्टिकुलरली ENT सर्जन्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए है कि उनका क्या रोल हो सकता है इस डिजीज़ सर्विलेंस में। ओके, तो थोड़ा सा डिजीज़ सर्विलेंस में हम देखते हैं कि डिप्थीरिया में कि केस डेफिनेशन क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो केस डेफिनेशन में जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि वाइट मेम्ब्रेनस पैच इन थ्रोट। ओके, ये एक बहुत ख़ास उसका फीचर है जिसको हम डिप्थीरिया सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो डिप्थीरिया के सस्पेक्ट करने में हमको यही देखना है कि वाइट मेम्ब्रेनस पैच ऑन टॉन्सिल और अराउंड टॉन्सिल या इन नेजोफेरिंग्स या नेजल एरिया में है क्या। अगर ऐसा वाइट मेम्ब्रेनस पैच मिलता है तो हम उसको डिप्थीरिया का सस्पेक्ट केस मान सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ये पीडियाट्रिक को भी हो सकता है और एडल्ट एज ग्रुप में भी मिल सकता है। ओके, तो इसकी केस डेफिनेशन में हम अगर देखने जाएंगे तो एन इलनेस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। ओके, लेरिंजाइटिस और फेरेंजाइटिस और नेजोफेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस एंड, अब ये वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एडेरेंट मेम्ब्रेन ऑफ टॉन्सिल, फेरिंग्स और नोज। तो ये वाइट मेम्ब्रेनस पैच जो एडेरेंट मेम्ब्रेन दिखाई देती है, तो इससे हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये डिप्थीरिया का सस्पेक्टेड केस है। ओके, तो इसमें हमको इसी बात पर ध्यान देना है और इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऐसे केसेस को। ओके, तो ये सस्पेक्टेड केस डेफिनेशन है, ये इसमें कोई ये प्रोबेबल केस डेफिनेशन नहीं है और कंफर्म भी नहीं है। ठीक है, तो इनिशियली जब ये फीचर मिलता है वाइट मेम्ब्रेनस पैच वाला, ठीक है, तो ये सस्पेक्टेड केस में आता है। तो ये हो सकता है कि डिप्थीरिया का केस हो या ऐसा भी हो सकता है कि वो डिप्थीरिया का केस ना हो। ठीक है, तो हम केस सेलेक्ट जो करते हैं तो वो सस्पेक्टेड केस डेफिनेशन के बेसिस पे करते हैं। तो इसमें हमको यही केस डिटेक्ट करना है और उसके बाद में उसको इन्फॉर्म करना है। ओके, तो इन्फॉर्म करने के बाद में जो गवर्नमेंट की टीम है ये एक्टिवेट होती है और उसके सैंपल लेने के लिए जाते हैं और एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है और उसका एक फॉर्म होता है वो भरते हैं। ये गवर्नमेंट की टीम जो है वो करती है ये काम। तो डिप्थीरिया में हम 2 थ्रोट स्वैब लेते हैं और थ्रोट स्वैब लेने का टाइम है अप टू 4 वीक्स। ठीक है, तो जब सोर थ्रोट स्टार्ट होता है वहाँ से 28 डेज तक हम ये सैंपल ले सकते हैं। दोनों थ्रोट स्वैब
साइमल्टेनियसली लिया जाता है और इसके लिए एक किट आती है। तो किट में एमिस ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है जो वाइट कलर का दिखता है बॉटम में। ओके, तो ये उसका ख़ास निशानी है थ्रोट स्वैब लेने के लिए। ठीक, तो दोनों थ्रोट स्वैब साइमल्टेनियसली लिया जाता है और इसको कोल्ड चेन में मेंटेन करते हुए लैब भेजा जाता है। ओके, तो ये गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट की टीम करती है। ओके, तो इसमें रिपोर्टिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप सैंपल भी लो या उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करो। रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जो भी केस है उसका नाम, पता और फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ हमको इन्फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम THO या मेडिकल ऑफिसर या ZMO वगैरह जो भी गवर्नमेंट की टीम में है उसको इन्फॉर्म करके सैंपल के लिए भेजते हैं। ओके, तो रिपोर्टिंग अलग है। रिपोर्टिंग में हमको सिर्फ केस डेफिनेशन के हिसाब से रिपोर्ट कर देना है। ओके, उसके बाद में कुछ करने का नहीं रहता। जो जिन्होंने भी रिपोर्टिंग किया है उनको कुछ करने का नहीं रहता। ओके, दूसरा है पर्टूसिस। पर्टूसिस में क्या है कि कफ होता है ना, सबको मालूम है कि एक क्रॉनिक टाइप का कफ है जो मोर देन 2 वीक्स हो सकता है और इसमें भी एडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों एज ग्रुप में हो सकता है। तो केस डेफिनेशन में भी कोई एज लिमिट नहीं है। तो पर्टूसिस में chronic cough lasting for more than 2 weeks with paroxysm of coughing, मतलब एक बाउट आता है, एक अटैक आता है कफिंग का जिसमें परसिस्टेंट कंटिन्यूअस कफ होती है और वो कफ के बाद में एक इंस्पिरेटरी हूप होता है। तो ये पर्टिकुलर उसका फीचर है। तो इसमें पिक्चर में आपको इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा, इसके लिए यूट्यूब पर इसका वीडियो वगैरह सर्च करके देख सकते हैं। तो एक बहुत पर्टिकुलर टाइप की एक कफ होती है, कंटिन्यूअस कफ होता है, एक बाउट आता है कफिंग का एंड इट इज़ फॉलोड बाय इंस्पिरेटरी हूप। तो इसकी केस डेफिनेशन में भी यही लिया गया है, पर्सन ऑफ एनी एज विथ ए कफ लास्टिंग मोर देन 2 वीक्स, ओके, विथ पैराक्सिज्म ऑफ कफिंग एंड इंस्पिरेटरी हूप and it may be also characterized by post-tussive vomiting or vomiting without other apparent causes and even apnea in infant less than 1 year of age. But जो ज़्यादा important चीज़ है वो है paroxysm of cough followed by inspiratory whoop. ओके, तो ऐसे केसेस भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं और उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो जब ऐसा कोई केस रिपोर्ट होता है तो हमारी टीम जो है वो एक्टिवेट होती है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए जाती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ सैंपल लिए जाते हैं। तो इसमें 2 नेजोफेरेंजियल स्वैब लिए जाते हैं विदिन 4 वीक्स। इसका जो मीडियम होता है वो एमिस ट्रांसपोर्ट मीडियम विथ चारकोल होता है। तो ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है, जबकि जो किट आती है डिप्थीरिया का सैंपल लेने के लिए जिसमें थ्रोट स्वैब लिया जाता है उसमें चारकोल नहीं होता, तो वो वाइट दिखाई देती है। ओके, इसमें चारकोल है तो ये ब्लैक दिखाई देती है ये किट। इसमें नेजोफेरेंजियल स्वैब लिया जाता है 2 और साइमल्टेनियसली लिया जाता है। उसके साथ साथ एक सीरम सैंपल भी लेते हैं और सीरम सैंपल लेने के लिए 12 वीक्स तक का टाइम होता है। इसके साथ साथ और क्या किया जाता है उसमें कि जहाँ कहीं भी हो वो केस, तो उसमें केस मैनेजमेंट किया जाता है। तो उसके लिए ये दोनों के लिए है, डिप्थीरिया और पर्टूसिस के लिए, उनके लिए आइसोलेशन एंड कलेक्शन ऑफ थ्रोट स्वैब और नेजोफेरेंजियल स्वैब फॉर कल्चर एंड फॉर RT-PCR बैक्टीरियोलॉजी। फिर एंटीबायोटिक थेरेपी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन है फॉर डिप्थीरिया एंड सपोर्टिव केयर है। तो ये तो यूजुअली जहाँ पर भी बच्चा होता है जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है वो ये सब कर लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की टीम को या जो भी ऑफिसर जाता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको ये सब काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ देख लेते हैं कि ये सब हुआ है कि नहीं। अब जो सेकंड पार्ट है पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, ये इम्पॉर्टेंट है जो कि गवर्नमेंट टीम जो है उसको एक्टिवेट करती है। तो इसमें 3 चीज़ें करना पड़ता है। उसमें पहला होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो अभी कोविड पेंडेमिक के सिनेरियो में सबको पता ही है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे की जाती है। तो इसमें भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है ताकि उनको एंटी माइक्रोबियल प्रोफिलैक्सिस दिया जा सके सारे कॉन्टैक्ट्स को।
उसके साथ साथ वहाँ पर एक सर्वे होता है जिसमें कि कोई एडिशनल केस है क्या, तो एडिशनल केस भी डिटेक्ट किया जाता है और उसके लिए फिर से सैंपल और दूसरी चीज़ें की जाती है। और जब ये सर्वे किया जाता है तो वहाँ पर ये भी देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन का स्टेटस कैसा है उस पॉपुलेशन में, कहीं अंडर इम्यूनाइजेशन या अनइम्यूनाइज चिल्ड्रन का रेशो है क्या, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो फिर वहाँ पर इम्यूनाइजेशन भी स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन में एंटी माइक्रोबियल प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है, ट्रीटमेंट तो खैर है ही उसका। और अगर कहीं पर अंडर वैक्सीनेशन या अनवैक्सीनेशन अनइम्यूनाइजेशन का इशू आता है तो वहाँ पर हमारे पास में 3 टाइप की वैक्सीन है जो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डिप्थीरिया होता है, एक है पेंटावेलेंट, दूसरा है डीपीटी और तीसरा है टीडी। ओके, तो ये 3 टाइप का वैक्सीन है। तो अगर इम्यूनाइजेशन का कुछ इशू है तो एज उसकी अगर लेस देन 1 ईयर है तो हम पेंटावेलेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर एज 1 साल से ज़्यादा है और 7 साल से कम है तो उस कंडीशन में डीपीटी दिया जाता है, और अगर 7 साल से ज़्यादा है तो फिर टीडी वैक्सीन यूज़ किया जाता है, या अगर पर्टोसिस वाला कंपोनेंट देना है तो फिर टीडैप वैक्सीन देना पड़ता है। थर्ड टॉपिक है इसमें न्योनेटल टेटेनस, नॉट एनी अदर टेटेनस बट ओनली न्योनेटल टेटेनस। ओके, तो न्योनेटल टेटेनस की केस डेफिनेशन क्या होती है कि बच्चा आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल रहता है, तो 2 या 3 दिन तक के नॉर्मल सकिंग, नॉर्मल क्राइंग होती है। उसके बाद में वो सिक होता है, और सिकनेस होती है इन द फॉर्म ऑफ बैटरी सिकनेस होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टिफनेस और कन्वल्जन्स और स्पैज़म, ठीक है। तो ये सब हो सकता है उसको, तो इसमें हम सस्पेक्ट करते हैं उसको कि ये न्यूनेटल टेटेनस है, जो कि ये 28 डेज तक, विदिन 28 डेज। ओके, मतलब एक नॉर्मल पीरियड होता है 2 to 3 डेज का, जिसमें नॉर्मल क्राइंग, नॉर्मल सकिंग होती है, और उसके बाद में अप टू 28 डेज उसको या तो कन्वल्जन्स आते हैं, या स्पैज़म होता है, या जर्क्स वगैरह आते हैं, या स्टिफ हो जाता है। ओके, तो इसमें हम ये सस्पेक्ट करते हैं। दूसरा इसकी केस डेफिनेशन एक और है, जिसमें कि अगर न्यूनेटल डेथ होती है और उसका कॉज ऑफ डेथ अननोन है तो भी हम ले सकते हैं इसको न्यूनेटल टेटेनस का सस्पेक्टेड केस मानकर। ओके, इसमें पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन क्या होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई सैंपल नहीं लिया जाता, बल्कि जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है उसमें जहाँ पर भी गया डबल सो की मेहनत कर लेंगे ना। लोक जॉईन आहे बरं, अजून सोडलं नाही त्यांनी, मेसेज टाकतो। प्लीज वेट। 205 पार्टिसिपेंट, 205 हो गए। हाँ, कुठे आहे सर? ये नीचे नहीं दिख रहा है ना, करंट 25 व्यूवर है क्या? कम हो गया, अभी ज़्यादा हो गए थे, 60 हो गए थे। नहीं, ये क्या दिख रहा है, प्लेबैक, अच्छा प्लेबैक है 205, आ गया सर। 25 है, आगे कर दो शुरू। ठीक है, 23 डाल दे, मैसेज डाल दिया, शुरू कर दो। आगे शुरू हो गया, शुरू। स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। ठीक है, फुल स्क्रीन आपको इथे यायला वेळ लागते, 1 मिनिट लागते।
आ रही आवाज। देख लो एक बार आवाज़ आ रही है। हाँ हेलो, ठीक। हाँ ये सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, अभी हम रिज्यूम करते हैं। न्यूनेटल टिटेनस पे थे, इसकी केस डेफिनेशन देख चुके थे और उसमें ये डिस्कस हो चुका था कि उसमें किसी तरीके का कोई सैंपल नहीं लिया जाता, क्लिनिकल ग्राउंड्स पर उसका डायग्नोसिस होता है। ओके, इसमें पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन क्या किया जाता है वो ज़रा सा देखना चाहेंगे कि कहीं पर अगर ऐसा सस्पेक्टेड केस मिलता है तो वहाँ पर पिछले 2 साल में जो भी ANCs की डिलीवरी हुई है, जो भी ANCs मदर बनी है, उनका सर्वे किया जाता है जिसको रैपिड कम्युनिटी असेसमेंट कहा जाता है। और इसमें देखते हैं कि उनमें TD वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है, दूसरा डिलीवरी कहाँ पर होती है, किस तरीके से होती है, और कुछ कॉर्ड कटिंग के लिए उनका कोई कस्टम है क्या, ठीक है। तो कुछ अलग डिफरेंट टाइप के इश्यूज मिल सकते हैं वहाँ पे, लाइक TD वैक्सीनेशन इनकम्प्लीट हो तो हम TD वैक्सीनेशन बढ़ा सकते हैं, या हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए हम वहाँ पर एडवोकेसी कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं, कॉर्ड केयर के बारे में बता सकते हैं। तो ये सारा जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है ये अपनी गवर्नमेंट की टीम इनको देखती है। ओके, तो अगर हम ये देखना चाहेंगे कि 2021 में डिप्थीरिया के सस्पेक्टेड केसेस, पर्टूसिस के और न्यूनेटल टिटेनस के कितने हुए, तो ऑल ओवर इंडिया 541 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फॉर डिप्थीरिया सो फार, ठीक है। 31 जुलाई तक का है, जिसमें कि महाराष्ट्र में 34 केसेस रिपोर्ट हुए। पर्टूसिस के 181 केसेस रिपोर्ट हुए थे, उसमें से 9 केसेस महाराष्ट्र के रिपोर्ट हुए, और न्यूनेटल टिटेनस के 25 केसेस हुए रिपोर्ट, जिसमें कि महाराष्ट्र के 5 केसेस हैं। इसमें अगर आप मैप देखेंगे तो 2020 और 2021 का इसमें लोकेशन आपको दिख सकती है कि डिप्थीरिया के जो टोटल केसेस थे वो कहाँ पर कितने केसेस मिले। ओके, तो इसमें 2020 में ऑल ओवर इंडिया में 1844 डिप्थीरिया केसेस वे रिपोर्टेड, जिसमें कि महाराष्ट्र के भी इसमें मैप में दिखाए गए। ओके, ये कम होकर के 2021 में 541 ही है। ओके, पर्टूसिस के केसेस अगर हम देखना चाहेंगे तो 2020 में 390 केसेस वे रिपोर्टेड एंड 2021 में 181 केसेस वे रिपोर्टेड। ओके, न्यूनेटल टिटेनस के 2020 में 81 केसेस वे रिपोर्टेड एंड इन 2021 टिल 31 जुलाई 25 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। ओके, ये अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र में कि डिप्थीरिया, पर्टूसिस और न्यूनेटल टिटेनस के केसेस कितने कितने मिले, तो ये हमको एक टेबल से दिखाया गया है कि ग्रेटर मुंबई में सबसे ज़्यादा डिप्थीरिया के केसेस डिटेक्ट हुए थे लास्ट ईयर, 33 थे। ओके, तो ऐसे सब जगह का देखा जा सकता है। तो हम नागपुर सर्कल की बात करेंगे तो नागपुर कॉरपोरेशन में 2020 में 9 केसेस रिपोर्ट हुए थे और 21 में 2 केसेस रिपोर्ट हुए डिप्थीरिया के सस्पेक्टेड केसेस। पर्टूसिस के न्यूनेटल टिटेनस का एक भी नहीं हुआ। नागपुर कॉरपोरेशन की बात करें तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिप्थीरिया के 3 केसेस डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुए थे अदर देन नागपुर कॉरपोरेशन, और 2021 में अभी तक एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। और पर्टूसिस और न्यूनेटल टिटेनस के पिछले 2 साल से एक भी सस्पेक्ट केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। गोंदिया की अगर हम बात करेंगे तो गोंदिया में 2 डिप्थीरिया के केसेस लास्ट ईयर और 1 डिप्थीरिया का सस्पेक्टेड केस 2021 में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी पर्टूसिस और न्यूनेटल टिटेनस के एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुए 2 साल से। चंद्रपुर में 1 डिप्थीरिया का केस 2021 में रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद से रिपोर्ट नहीं हुआ है। पर्टूसिस का भी एक केस 2020 में रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद से नहीं है। गढ़चिरौली में 1 डिप्थीरिया का केस 2020 में रिपोर्ट हुआ था और उसके अलावा 2021 में अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है, और पर्टूसिस और न्यूनेटल टिटेनस का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। वैसे भंडारा में
2021 दिस ईयर वन केस हैज़ बीन रिपोर्टेड डिप्थीरिया का, और लास्ट ईयर नहीं था, लेकिन पर्टोसिस और नेओनेटल टेटानस का कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ओके, ये पर्पज़ यही है डिस्कशन का कि जो ईएनटी सर्जन है या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि डिप्थीरिया का केस अपने को डिटेक्ट करना है और उसको इन्फॉर्म करना है। तो डिप्थीरिया का डिटेक्ट करना बहुत इजी है। आपको थ्रोट में वाइट मेम्ब्रेनस पैच अगर दिखता है या नेजोफेरिंग्स में या नेजल एरिया में वाइट मेम्ब्रेनस पैच दिखता है, तो उसको आप डिप्थीरिया का सस्पेक्ट केस मान लीजिए और उसको इन्फॉर्म कीजिए। इसमें एज ग्रुप नहीं देखना है कि सिर्फ बच्चे में हो या सिर्फ एडल्ट में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ये एक चीज़ हुई। दूसरा, पर्टोसिस के बारे में जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कफ है उसकी, कंटिन्यूअस कफ, पैरोक्सिज्म ऑफ कफ एंड फॉलोड बाय हूप, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कफ 2 वीक से ज़्यादा ड्यूरेशन की हो सकती है। एडल्ट्स में भी ये देखा गया है कि जो पर्टोसिस होता है वो क्रॉनिक कफ के फॉर्म में होता है और 12 to 32% जो है वो पर्टोसिस हो सकता है। ठीक है, 12 से 32% क्रॉनिक कफ इन एडल्ट्स इज ड्यू टू पर्टोसिस। तो पर्टोसिस पे भी ध्यान रखना है। और अगर ऐसा कोई सस्पेक्टेड केस आता है जिसमें कि बाउट आता है कफिंग का और फॉलोड बाय इंस्पिरेटरी हुप, या क्रॉनिक कफ है मोर देन 2 वीक्स की, जिसमें कि हम टीबी भी सस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर टीबी रूल आउट हो गया है और वैसे कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है कफिंग की, तो हम पर्टोसिस के लिए उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तीसरा है नेओनेटल टेटेनस। वो भी बहुत सिंपल है, नेओनेट्स में देखना है ना। तो उसमें शुरू के 2 दिन या 3 दिन बच्चा नॉर्मल रहता है, नॉर्मल सकिंग, नॉर्मल क्राइंग, और उसके बाद में फिर उसको कन्वल्जन्स आ सकते हैं या स्पैज़म वगैरह आ सकते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में हम ऐसा सस्पेक्ट करते हैं कि ये नेओनेटल टेटेनस हो सकता है। इसमें ईएनटी सर्जन्स का रोल ये है कि उनके पास में ये केसेस ज़्यादा जाते हैं। तो उनके पास में अगर ऐसे केसेस जाते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है सारे ईएनटी सर्जन्स से कि ऐसे केसेस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए और हमको इन्फॉर्म कीजिए। हमको इन्फॉर्म करने में सिर्फ नाम, पता और फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ बता दीजिए। उसके बाद में वो जो केस कहीं पे भी रहेगा तो वहाँ की टीम जा कर के वो सैंपल लेगी। ओके, दूसरा उसी तरीके से पर्टोसिस का भी है। ओके, माइक्रोबायोलॉजिस्ट से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे केसेस उनके पास में भेजे जाते हैं सैंपल के लिए, तो जैसे केलबी वगैरह कराना है, एल्बर्ट स्टेनिंग वगैरह करवाना है, इसके लिए आते हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिए कि अगर कोई डिप्थीरिया या पर्टोसिस के टेस्ट के लिए आता है आपके पास में, तो वो केस की इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से वो केस रेफ़र होके आया है उन्होंने इन्फॉर्म किया हो। ठीक है, तो सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्लीज़ ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर ऐसा कोई केस आता है आपके पास में टेस्टिंग के लिए, जो डिप्थीरिया का हो या पर्टोसिस की टेस्टिंग करना हो, तो वो हमको इन्फॉर्म कर दीजिए। अपने नागपुर में एक विशाखा लैब है, यहाँ से हमको मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो अदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी केस रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ओके, अब ये आखिरी टॉपिक है एएफपी सर्विलेंस। एएफपी सर्विलेंस में इसमें खास तौर पे ईएनटी सर्जन्स के लिए बनाया हुआ था, तो उनके बारे में ही बात करेंगे। ये पोलियो से रिलेटेड सर्विलेंस है, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का। इसमें एज लिमिट होती है लेस देन 15 ईयर की। तो इसकी केस डेफिनेशन होती है कि सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस एंड फ्लॉपीनेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इन ए चाइल्ड लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज। तो बॉडी के किसी भी पार्ट में वीकनेस या फ्लॉपीनेस आए तो उसको हम एएफपी का केस बोल सकते हैं। उसमें 2 स्टूल सैंपल्स लिए जाते हैं। तो इसमें जो बाजू में एक टेबल दिखाई दे रही है, इसमें 2006 से 2010 तक जितने भी पॉजिटिव केस मिले थे, वाइल्ड पोलियो वायरस WPV के पॉजिटिव केसेस मिले थे, तो उनका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या था वो दिखाया गया है। लाइक क्लिनिकल पोलियो वाले कितने पॉजिटिव थे, जीबी सिंड्रोम वाले कितने पॉजिटिव आए, ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस वाले कितने पॉजिटिव आए। तो इसमें लिस्ट में अगर हम नीचे आएंगे तो हमको मिलता है कि आइसोलेटेड फेशियल पाल्सी के भी पॉजिटिव केसेस आए थे वाइल्ड पोलियो वायरस के, इवन पैलेटल पाल्सी के भी आए थे और हेड फ्लॉप के भी पॉजिटिव आए थे। तो इसमें ईएनटी सर्जन्स का रोल आता है, क्योंकि खास तौर पे जो बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, पैलेटल पाल्सी और हेड फ्लॉप के जो केसेस आते हैं, ये ईएनटी सर्जन्स के पास में पहले आते हैं। तो इसमें अगर एज उनकी लेस देन 15 ईयर्स है
तो वो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए हमको। वैसे ही नाम, पता और फ़ोन नंबर 3 चीज़ें लगती है, तो ये किसी भी तरीके से आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, या तो कॉल करके या हमारे ऑफिस में या व्हाट्सएप नंबर पे, वो मैं नंबर दिखा दूंगा, उस पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टेबल दिखाने का मेरा पर्पज़ यही है कि ये सिर्फ पीडियाट्रिशियन या कोई दूसरे डॉक्टर से रिलेटेड है, सिर्फ ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसमें ENT सर्जन्स का भी रोल हो सकता है, पर्टिकुलरली फॉर रिपोर्टिंग दी केसेस ऑफ फेशियल पाल्सी, पैलेटल पाल्सी एंड केसेस ऑफ हेड फ्लॉप। और ये डेटा भी बताता है कि ये काफ़ी केसेस इसके जो है वो पॉजिटिव आए हैं। ओके, इंडिया जो है वो 10 साल से पोलियो फ्री है, लेकिन अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है ये कभी भी 0 केस स्टेटस पे नहीं आए। और अभी अफ़गानिस्तान की कंडीशन आपको मालूम है कि वहाँ से अभी इवैक्यूएशन हो रहे हैं, तो वहाँ से लोग दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो वाइल्ड पोलियो वायरस अपने साथ में लेकर के जाए, या किसी और तरीके से इंपोर्टेशन का रिस्क है अपने यहाँ पे। इस वजह से AFP का सर्विलेंस अभी भी कंटिन्यू है। जब तक के ग्लोबल इराडिकेशन नहीं हो जाता पोलियो का, तब तक अपने को ये सर्विलेंस चलाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फेशियल पाल्सी, पैलेटल पाल्सी या हेड फ्लॉप के केसेस आते हैं तो वो इन्फॉर्म कर दिए जाए। ओके, इसमें IMA का भी लेटर है, IAP का भी लेटर है, गवर्नमेंट का भी लेटर है कि ये सारे केसेस रिपोर्ट होना चाहिए। ओके, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस का है, IMA का लेटर है, सारे मेंबर्स को दिया गया महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से, इवन IAP का भी लेटर है। ओके, और इसमें मेरे नंबर्स की डिटेल्स है, तो मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल भी है, लैंडलाइन नंबर भी है। जिस तरीके से भी लगता है कि जो केस आया है उसका नाम, पता, फ़ोन नंबर, 3 चीज़ें इन्फॉर्म करने के लिए आप कोई से भी तरीके से इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो भी आपको शॉर्टेस्ट लगता है। वैसे ज़्यादातर हमको व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, और व्हाट्सएप पे भी जो उनका केस पेपर होता है ना, वो केस पेपर पे ऊपर में नाम, पता तो लिखा रहता है, वहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी ऐड करते हैं और उतना पार्ट व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि ये कहाँ से केस रिपोर्ट हुआ है, किसका है, और फिर हम उसका सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इसमें इवन ये भी होता है कि जब लैब से रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट भी का फीडबैक भी हम देते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जिन्होंने भी इन्फॉर्म किया है वहाँ पर हम इसका रिज़ल्ट भी भेजते हैं और पेरेंट्स के पास भी भेजते हैं। ठीक है, तो ये मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि VPD सर्विलेंस जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें अंडर रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, ये दूसरा पर्पज़ है सेंसिटाइजेशन के लिए का, ओरिएंटेशन का, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग एक बड़ा इशू रहता है VPD सर्विलेंस में, और पर्टिकुलरली डिप्थीरिया, पर्टोसिस, नियोनेटल टिटेनस और AFP में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये केसेस जो है ना ये इन्फॉर्म होने चाहिए, इसको इन्फॉर्म करते जाइए। ओके, इसमें अभी आखिरी में ये दिस इज़ माय लास्ट स्लाइड, तो ये नंबर नोट कर लिए होंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो नहीं नोट किए होंगे तो नोट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको हम रिप्लाई करेंगे। Okay. Now the forum is open for discussion, for questions. Okay. आणि क्या सर क्वेश्चन अपन जैसे बोले तो एक मिनट लगता है सर उनको पूछने के लिए। ये सर कुछ ENT सर्जन भी ज्वाइन हुए हैं। हाँ, अभी बहुत सारे हो गए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा ENT सर्जन्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट से पर्टिकुलरली कि जो डिस्कशन हुआ है डिप्थीरिया, पर्टोसिस, नियोनेटल टिटेनस का सस्पेक्टेड केस डेफिनेशन के हिसाब से, ये केसेस हो सकता है कि उनके पास में आए, इवन AFP का भी हो सकता है कि आए, तो थोड़ा सा इनकी रिपोर्टिंग स्टार्ट कीजिए। सर सामने की 2 स्लाइड अगर फिर से बताए तो अच्छा हो जाएगा सर। बीच में अपना ये हो गया था ना, बीच में ब्रेक हो गया था। ठीक है, वैसे आ तो गया बोला। जर कोणाचे काही क्वेश्चन्स असतील किंवा काही दुसरा ह्या टॉपिकविषयी काही विचारायचं असेल आपल्याला, कुठलंही डिप्थेरिया, पर्टुसिस किंवा निओनेटल टिटॅनस, तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये टाकू शकता। बिलकुल सर, त्याचा आन्सर तुम्हाला करतील सर, त्याच्यावर आपण डिस्कशन करू। आपण एक 5 मिनिट आम्ही वाट पाहतो आहे, आम्ही थोडं चॅट बॉक्समध्ये आम्ही वाट पाहतो आहे क्वेश्चन्सची आपल्या।
हर्षल काही बोलायचं आहे का? हर्षल जॉईन झाला दिसून आलेला आहे, पण तुझा काही क्वेश्चन नाही आला. हर्षल हमेशा क्वेश्चन पूछता है. उसका है नहीं. आय थिंक नो मोर क्वेश्चन्स. असं आपण समजू की तुम्हाला हा टॉपिक सगळा कळलेला आहे. त्याच्यानंतर रिपोर्टिंग तिन्ही जे डिसीजेस आहे. नो सर. हाँ, क्या है? उसको बोला ना अच्छा. कुछ क्वेश्चंस है क्या? नो सर बोल रहा हूँ. ठीक आहे, थँक्यू हर्षल. आपको पूरा समजा आहे. मतलब ये अभी असं मला वाटतं की तुला सगळं कळलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण म्हणजे आपली रिपोर्टिंग बरोबर झाली पाहिजे तिन्ही डिसीजेसची, जेणेकरून त्या केसेस काही सुटणार नाही आपल्या सोसायटीमधनं. सर आपको कुछ बोलना होता? नहीं, ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं. थोड़ी देर और रुकते हैं हम. इसी मैं में किसी ईएनटी सर्जन या किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की तरफ से कुछ कमेंट अगर आए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से कुछ कमेंट या कोई कमिटमेंट आए. चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो. चैट बॉक्स में आए तो हम चैट बॉक्स देख ही रहे, तो हमको दिख ही जाएंगे अभी चैट बॉक्स में. सर ने कमिटमेंट बोला तो कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसमें केस रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो होप्सो की रिपोर्टिंग अभी शुरू हो जाएंगी आपकी तरफ से. नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछना, किसी को ज्वाइन तो गए हैं. ये देखिए, ये जो कंडक्शन में जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी और हम डिस्कनेक्ट भी हो गए थे, उसके लिए सॉरी. ठीक है, ये एक ऑनलाइन में ऐसा हो सकता है. ठीक है, बट ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने जिनको यूट्यूब की लिंक दी गई थी वो कनेक्ट होने से रह गए हों. तो मैं ये चाहूँगा बाद में ईएनटी सर्जन अपने जो ईएनटी सर्जन एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं और माइक्रोबायोलॉजिस्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करके अलग से जूम मीटिंग पे जूम लिंक से अगर कुछ सेपरेट किया जा सकता है तो उसके बारे में भी देखेंगे. मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूँगा उनसे. ठीक है, एक रिपीट सेशन उनके लिए, मतलब विदाउट यूट्यूब वाला, मतलब डायरेक्ट जूम लिंक या कोई अदर प्लेटफॉर्म पर हम ज्वाइन होकर के इस पर डिस्कशन कर सकते हैं. तो ओके. और ये पूरा जो आज का चार्ट है ये यूट्यूब पे लाइव रहेगा, या फिर अभी इसके बाद भी लाइव ख़त्म होने के बाद भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो. उसी लिंक से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो. तो अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद होने के बाद भी अगर आपको देखने की इच्छा हो या फिर कुछ अगर समझा नहीं तो ये फिर से लिंक ओपन करके आप पूरा सुन सकते हो. थैंक यू सर. आपका कुछ कहना? नहीं, ओके. हाँ, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. बाय. थैंक यू. हॅलो. हां, एक 5 मिनटं फक्त. 5 मिनट फक्त अनम्यूट करून टाकतो. नाही आपला आवाज जाएगा ना यहाँ से. हो गया सर अनम्यूट.